तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। पुनः आ चुका हूं आप सभी के बीच झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। किसी कारणवश मैथ का प्रैक्टिस सेट आज नहीं करा पा रहा हूं, अगले दिन कराऊंगा आप लोग के लिए, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आज देखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, टारगेट 20+ का है। तो ये देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन है। आसान ही क्वेश्चन है, 25 ही प्रश्न है, पर यकीन मानो जो भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है इतने डिटेल के साथ आपको समझाएंगे, इतने डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आप खुद बोलोगे हमने आज कुछ सीखा है। एक ही प्रश्न में कई सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? खनिज, धात्विक, यौगिक, अयस्क, चट्टान। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देखिएगा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। धातु का निष्कर्षण यानी कि निकालना, आसानी से निकालना, यह क्या कहलाता है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि धातु दो टाइप के होते हैं, मेटल दो टाइप के होते हैं। एक कम रिएक्टिव होते हैं यानी कि कम अभिक्रियाशील होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन कौन धातु होते हैं? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब जो धातु हैं, ये सब जो मेटल हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हवा के आते ही संपर्क में जलने लगते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आपको पता है ना, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसे धातु को आसानी से हम नहीं निष्कर्षण कर सकते हैं, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वहीं पे जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं यानी कि कम अभिक्रियाशील वाले धातु जो होते हैं, जैसे सोना, पारा यानी कि मरकरी, ये सब जो धातु हैं इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकालने की प्रक्रिया है, या तो इन्हें गर्म करके निकाल सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारी विधियां हैं, आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के धातु होते हैं, इन्हें निकालने की बहुत सारी विधियां होती हैं। आपने कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, भरजन, निस्तापन, जो सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में निकाला जाता है। बहुत सारी विधियां होती हैं। बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइड होते हैं, हेमेटाइट होते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्साइड अयस्क होते हैं, लोहे के हेमेटाइट होते हैं, बहुत सारे अयस्क होते हैं। गैलेना सीसा का होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि गैलेना किसका अयस्क है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा का अयस्क है। तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं आ रहा है तो आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। धातुओं का निष्कर्षण आसानी से अयस्क के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, किसी तार की लंबाई को 2 गुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है? ध्यान से सुनिएगा। किसी तार की जब लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रतिरोध तार की लंबाई ये सीधे समानुपाती होती है, मतलब जितना तार की लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध भी होगा। प्रतिरोध होता क्या है आपको पता है ना? किसी तार के अंदर जो चार्ज फ्लो करता है, जो आवेश बहता है, इसमें जो रुकावट आती है, खुद ब खुद जो रुकावट आती है, इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। आपको पता है ना? अभी आपको जस्ट बताया कि अगर किसी तार का प्रतिरोध किसी तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब कि अगर तार की लंबाई बढ़ा दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा, तो उसका प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए, आपको जस्ट एग्जांपल आपको समझाते हैं। 1 मीटर लंबा तार है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगर 1 ओम उसका प्रतिरोध है, अगर आप उस तार को 2 गुना कर देते हैं, मतलब लंबाई उसका 2 गुना बढ़ा देते हैं, 2 मीटर कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 ओम हो जाएगा। समझ गए? मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? समझे कि नहीं? अगर किसी तार को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी है, रेजिस्टेंस, वो भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? पता है किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो ये फॉसिल यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन के लिए, उनकी आयु कितनी है, कितना साल पुराना है, इसको जानने के लिए रेडियो कार्बन तकनीक का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौर सेल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? भले ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे पता है आपको इसका राइट आंसर पता होगा, पर जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ, शायद पहले ही आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके पास समय कम है, 1 डेढ़ 2 महीना कुछ होता नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझा दूँ, कुछ ना कुछ बता दूँ। तो देखिए, जो सौर सेल होता है, जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल जो घर पर यूज करते हैं, उसमें सिलिकॉन धातु का यूज किया जाता है, यानी कि सिलिकॉन मेटल का यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन जो है यह एक अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है। ना ही धातु है, ना ही अधातु है। हालांकि धातु से इसमें जो विद्युत धाराएं हैं ये प्रवाहित नहीं होती है, जैसे धातु में प्रवाहित होती है, वैसे इसमें फ्लो नहीं करती है, आसानी से करंट फ्लो नहीं करती है। अब आगे सुनिएगा, इसका एक मजेदार चीज आपको बता रहा हूँ, सिलिकॉन का यूज ही क्यों किया जाता है। क्योंकि सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों, जो कि सौर ऊर्जा को, यानी कि सूर्य के प्रकाश जैसे ही इस पर पड़ता है, यह सूर्य के प्रकाश को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये समझ गए?
ऐसा यही नहीं है, और भी बहुत सारे मेटल हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। बोरोन, फास्फोरस, ये भी धातु हैं, ये भी मेटल हैं जो कि सूर्य ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। इसीलिए इन सारे एलिमेंट को एक में मिलाकर इनका सोलर पैनल बनाया जाता है, सोलर सेल बनाया जाता है। तो सिलिकॉन के साथ और भी मेटल जैसे कि बोरोन, फास्फोरस, इनको मिलाया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए, ताकि उनकी जो विद्युत चालकता है, कंडक्टिविटी, इसको बढ़ाया जा सके। जब इन धातु को एक में मिलाया जाता है तो इसे डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषा किसने दी? गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन आपने पढ़ा होगा। न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ग्रेविटेशनल गति के नियम बहुत सारे दिए थे, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य, ये क्या चीज है? आपके घरों के आसपास कहीं आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा। अगर आप 12th के कैंडिडेट हैं तो आपने डीपली इसके बारे में पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसमें प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, नर्म लोहा, सॉफ्ट लोहा, सॉफ्ट आयरन, इसका यूज किया जाता है। इसमें क्रोड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है आप भी जानते ही होंगे। एडी करंट के बारे में अपना पढ़ा होगा। बहुत सारी चीजें, इसके सिद्धांत जो थ्योरी है इसके बारे में अपना पढ़ा होगा। लेकिन जो 10th के कैंडिडेट है आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए, नर्म लोहा क्या होता है? नर्म लोहा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो चुंबकशीलता है, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। नर्म लोहे की जो चुंबकशीलता होती है अधिक होती है, जिससे यह चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से ले जा सकती है। सिलिकॉन स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, नर्म लोहा की जगह पर सिलिकॉन स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। इसका भी उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह एडी करंट, जो भंवर धारा होता है, इसको कम करता है। जैसा कि आपको बताएं, इसमें एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली होती है, और इसका उपयोग आप जानते ही हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर पतली पतली लोहे की पत्ती होती है, आपने देखा होगा, लेमिनेटेड कोर के रूप में होती है, ताकि जो भंवर धारा है, एडी करंट है, इसको कम किया जा सके। इसका कार्य सिद्धांत क्या है, ये किस थ्योरी पर काम करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए किसका यूज किया जाता है? तो नर्म लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए मेटल बाई। आपने पढ़ा होगा, इन सारे प्रश्नों को आपने 12th में पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। अलग से पढ़ना था, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आपको बताते हैं। देखिए, तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? तापायनिक उत्सर्जन जब किसी धातु को गर्म करते हैं, यानी जब किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है, तो इससे उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो सतह पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तेजी से बाहर निकलते हैं। इसे बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र उत्सर्जन, ये क्या है? फील्ड इमिशन, ये क्या है? जब किसी धातु की सतह पर बहुत मजबूत विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूती से उस पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो उससे धातु बाहर निकलते हैं, उससे धातु पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। इसे बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, इसे मतलब ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी वही चीज है, सभी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो 4 ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव या फिर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, यानी कि जो पेट्रोल होता है ये किस चीज का मिक्सचर होता है? 10th में आपको कार्बन के बारे में अच्छे से पढ़ना था, आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। जो पेट्रोलियम होते हैं ये अल्केन, साइक्लोपैराफिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। ये तीनों के बने होते हैं, तीनों जो हाइड्रोकार्बन का ही रूप है। ठीक है, आपने अल्केन्स का नाम सुना होगा, एरोमेटिक का नाम सुना होगा, साइक्लोपैराफिन्स ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम का निर्माण होता है, पेट्रोलियम बनता है। मतलब कि जो पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। 4 ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक बहुलक का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर? पॉलीमर के बारे में 12th में आपको पढ़ना था, आप बताइएगा इसमें कौन प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, सेलुलोज, पीईटी। सेलुलोज के बारे में आपको बताया थे, ये घास में, सब्जी में, फल में पाया जाता है। देखिए, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, रबर, ये सारी जो चीजें हैं ये नेचुरल पॉलीमर होती है, प्राकृतिक बहुलक होती है। 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? आपने 10th में पढ़ा होगा।
बायोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार गूगल पर सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर पाई जाती है और यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? विच नाइट्रोजनियस बेस इन एब्सेंट इन आरएनए? आरएनए, डीएनए आपने पढ़ा होगा, इसमें से बताइए कौन सा नाइट्रोजन जो क्षार है यानी कि नाइट्रोजनियस जो बेस है ये अनुपस्थित होता है यानी कि उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, नोट कीजिए इसको, ये सारे चीज़ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। थाइमिन जो होता है ये नहीं उपस्थित होता है। आरएनए में नाइट्रोजनी जो क्षार है थाइमिन, ये उपस्थित नहीं होता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? बताइएगा कौन सी है इसमें? आप जानते ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना जहरीला गैस है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? एसिड रेन जो होता है ये किसकी कंसंट्रेशन के चलते होता है? तो देखिए अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सबसे जहरीली गैस है बेकार गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं बेकार है, जो कि अम्ल वर्षा एसिड रेन को धीरे धीरे बढ़ाती है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है आपको बताना है। बेकार ही चीज़ है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके चलते एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ सारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये हम जब पढ़ रहे थे, जब हम सेमेस्टर में थे तो वाइवा में मैम पूछी थी हमसे, एक जल धारा में बीओडी का उच्च मान निम्न में से किसका संकेत करता है? बताइएगा बीओडी होता क्या आपको पता है? यही चीज़ हमसे पूछा गया था। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हालांकि हमको पता था पहले से ही। देखिए बीओडी होता क्या है, ये आपको डिटेल में सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। देखिए पानी में मौजूद जो कचरा होता है, मतलब कि पानी कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जलधारा में बीओडी का उच्च मान निम्नलिखित में से किसका संकेत करता है? मतलब जब उच्च हो जाएगा, हाई हो जाएगा बीओडी का मान, मतलब कि प्रदूषण ज़्यादा है, अत्यधिक प्रदूषण। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। आप देख रहे हैं दिनों दिन हमारी पृथ्वी जो है, इसकी जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन से आपको लग रहा है सारा कारण तो सेम ही है। आजकल पेड़ की भी कटाई बहुत हो रही है, मोटर वाहन भी बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल है ये भी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। मेन कारण क्या है? मेन कारण है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। आखिर ये कहाँ पर यूज किया जा रहा है? तो आपने रेफ्रिजरेटर यूज किया होगा, जो फ्रीज घर पर पानी को ठंडा करते हैं, सामान वामान रखते हैं जो भी चीज़, उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही बेकार चीज़ है, समझ ही रहे हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सैलिसिलिक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाया जाता है, इसमें जो अभिकर्मक यूज किया जाता है, रिएजेंट यूज किया जाता है, ये कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो रिएजेंट होता है ये होता है CH3CO2H और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, परिनालिका आपने पढ़ा होगा 10th 12th के अंदर सोलेनोइड के बारे में। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या होता है? एक सिरे से दूसरे तक बढ़ जाता है, एक समान होता है, बिंदु से बिंदु तक भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका जो होता है सोलेनोइड, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सारी जगह पर एक समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? बताएं इससे पहले, डिटेल क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं पर आपको पहले ही कई क्वेश्चन में बता चुके हैं। सल्फोनेट का यूज किया जाता है क्योंकि साबुन से ज़्यादा इनको साफ करने में यूज किया जाता है। कठोर मतलब जो पानी होते हैं उसमें जो हम लोग सर्फ यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। सेकेंड ऑप्शन सल्फोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वाटर में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा इसमें पदार्थ है बताइएगा। तो आपको बताएं इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, CaCO3 संगमरमर, चूना पत्थर सभी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज मेडिसिन, दवा ये सब बनाने में किया जाता है। बाकी अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, इसका यूज किया जाता है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, जो हम लोग यूज करते हैं खेतों में अपने उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इन तीनों का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रबर को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस इज यूज टू हार्डन रबर? बताइएगा।
देखिए आपने पढ़ा होगा वल्कनीकरण के बारे में, वल्कनाइजेशन के बारे में। वल्कनीकरण का यूज़ किया जाता है, इसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि थोड़ा-सा कठोर हो जाए। रबर को कठोर बनाया जाता है, टायर, ट्यूब ये सब बनाया जाता है रबर का जो होता है, तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन यानी कि वल्कनीकरण कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बेकेलाइट फिनोल और किसका सहबहुलक है? बेकेलाइट फिनोल और किसका सहबहुलक है? यानी कि जो बेकेलाइट और फिनोल है, ये किसका पॉलीमर है? पॉलीमर के बारे में पढ़े हैं ना? तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका बहुलक होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भारी जल को किस रूप में प्रयोग लाया जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज हैवी वाटर यूज? देखिए पुराने ही ऑडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नए माइक लेने की उतनी पैसे है नहीं, तो आप मैनेज कर लेना। भारी जल यानी कि हैवी वाटर, इसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में, जिससे कि परमाणु ऊर्जा बनाया जा सके, इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में यानी कि मॉडरेटर के रूप में। जो देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और क्वेश्चन है, देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? व्हाट इज द बोलोमीटर यूज टू मेजर? आपने पढ़ा होगा तरंग दैर्घ्य के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेग, वेलोसिटी, ऊष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन। अब ये बताइए कि तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए वेव मीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। नोट कीजिएगा नोटबुक में अपना। आवृत्ति मापने के लिए, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ किया जाता है। वेग यानी कि वेलोसिटी मापने के लिए आपको पहले ही करा चुके हैं कि हवा का जो वेग है, इसे मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन बोलोमीटर का यूज़ ऊष्मीय विकिरण यानी कि रेडिएशन जो होता है, इसको मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 सौर कोशिकाएँ किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी कि जो सोलर सेल होते हैं, ये वर्क ऑन व्हाट प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं? अब ये इससे आसान क्वेश्चन क्या मैं आपको बताऊँ, तो जो सौर कोशिकाएँ होती हैं, सोलर सेल, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अभी आपको बताया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धचालक जो होते हैं, जो अभी आपको बताया जैसे सिलिकॉन, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, ये प्रकाश में जैसे ही आते हैं, जैसे ही सूर्य के लाइट में आते हैं, वैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन-कौन से रंग होते हैं? फ़ोटोग्राफ़ी आप जानते होंगे उसमें कलर होते हैं। सभी कलर को यूज़ नहीं किया जाता है, 3 ही कलर यूज़ किए जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी में, लाल, नीला और हरा। अब ये 3 ही कलर क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि इन्हें प्राथमिक कलर भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, लाल, नीला, हरा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ही 3 कलर हैं जिसको एक-दूसरे में मिक्स करके एक नया कलर बनाया जा सकता है। लाल को नीला, नीला को हरा में मिक्स करके बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं। इसीलिए यही 3 कलर का यूज़ फ़ोटोग्राफ़ी में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश किए, कहीं भी आपको समझ नहीं आया होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइएगा कितना क्वेश्चन 25 में से सही कर पाए, ये चीज़ तो आप बताइएगा नहीं, मैं रोज़ बोलता हूँ बताने के लिए, आपको पता नहीं आप क्या करते हैं कमेंट में, मैं देखता हूँ रिया, प्रिया, ये चीज़ छोड़िए। आप बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कहाँ आपको समझ नहीं आया, इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। फालतू का कमेंट नहीं कीजिए प्लीज़। आप जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।